नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान आप लोग रख रहे होंगे। बात करने वाले हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 NCERT ज्योग्राफी के बारे में। आप लोगों के लिए कंप्लीट प्री यूपीएससी सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो डाउट के संबंध में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो आप लोगों को मालूम है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लगभग 47,000 से भी ज़्यादा प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, 15,000 से भी ज़्यादा प्रकार के फूल पाए जाते हैं और लगभग 90,000 से भी ज़्यादा प्रकार के जानवर भारत में पाए जाते हैं। और भारत विश्व के प्रमुख 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। क्या याद रखेंगे आप लोग, भारत विश्व के प्रमुख 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक देश भारत भी है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ वह होता है जो हमने नहीं उगाई है, वो ऑटोमेटिक उग गई है, जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है, वही प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर हम बात करें, अगर आप लोग जो अभी वर्तमान में वन रोपण या फिर पौधारोपण करते हैं वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, क्योंकि उसको आप स्वयं लगाते हैं। लेकिन बहुत सारी जंगल, जैसे सतपुड़ा के जंगल हो गए, आपने पन्ना में देखा होगा जंगल, या फिर आप साउथ इंडिया जाइए, नॉर्थ इंडिया जाइए, ईस्ट इंडिया जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जंगल हैं जिनको मनुष्यों ने नहीं उगाया है, वो ऑटोमेटिक पृथ्वी के द्वारा ही उगाए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कृषि, फसलें, फल और बागान, वनस्पति, ये सब क्या है, प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी, जैसे कि अगर हम बात करें, आप लोगों को मालूम है कि भाई वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता क्यों पाई जाती है। आप बताइए कि राजस्थान में वन ऑटोमेटिक कम क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है। अगर सबसे पहले हम बात करें भूभाग की, तो भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि पर्वत पर अलग पौधे उगते हैं, पठार में अलग पौधे उगते हैं और रेगिस्तान में अलग प्रकार के पौधे उगते हैं। इसके अलावा उपजाऊ जो भूमि होती है वहाँ पे अच्छे पौधे उगते हैं और जहाँ कम उपजाऊ भूमि होती है वहाँ पे कम उपजाऊ वाले पौधे उगते हैं। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, मृदा, आप लोगों को जानकारी होगी कि जहाँ पर अच्छी मिट्टी है, काली मिट्टी है, वहाँ पर अच्छी फसल होगी, लाल मिट्टी है वहाँ पर अलग प्रकार की फसल होगी, जहाँ पर रेतीली मिट्टी है या फिर बलुई मिट्टी है, अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ अलग अलग प्रकार की क्या करती हैं, फसलों का उत्पादन करती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि जलवायु, तो तापमान वनस्पति की विविधता और विशेषता में तापमान और वायु की नमी बहुत प्रभावित करती है। जहाँ पर तापमान हाई रहता है वहाँ पर अगर हम बात करें तो आप लोगों को क्या देखने को नहीं मिलेगा, उसको क्या कहते हैं, आप लोगों को कम वनस्पति ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, यानी कम वनस्पति देखने को मिलेगी। इसके अलावा जलवायु यदि वहाँ पर आर्द्र है तो आप लोगों को ज़्यादा वनस्पति देखने को मिल सकती है। सूर्य का प्रकाश भी बहुत महत्वपूर्ण होता है वनस्पति और प्राणियों के लिए, यानी जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा विकसित नहीं हो पाते हैं, ठीक ना। इसके बाद वर्षण, आप लोगों को मालूम होगा कि जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है वहाँ पर सदाबहारी वन पाए जाते हैं, जहाँ पर वर्षा नहीं होती है वहाँ पर कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा भारत में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत से बदलाव आए हैं, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था। अन्य कारण आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं जिससे वन्य जीव क्या और वन्य क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। सन 2003 में, याद रख सकते हैं आप लोग, आंसर राइटिंग में आप बहुत अच्छे से इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था और भारत के बहुत से भाग वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भूभाग मरुस्थल जहां प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि में पहुंच गई है। अब आप बताइए, जहां पर लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं वहां तक तो ठीक है भाई कि हाँ वहां पर लोग क्या कर पा रहे हैं, अपना हस्तक्षेप दे पा रहे हैं, लेकिन जहां पर मनुष्य पहुँच जाते हैं वहाँ तो उन्होंने सुपड़ा साफ करके रख दिया है, यानी कि वहाँ पर वन बचने ही नहीं दिए हैं। पूरे वन काट काट के घर पे ले गए और या तो उसको खेत में जलाया या फिर उसको लकड़ी को जलाया या फिर उसकी इमारती लकड़ी का उपयोग बेचने के रूप में किया। अगर हम बात करें भारतीय स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल
भारत के क्षेत्रफल का लगभग 21.05% आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो किसकी रिपोर्ट है ये? इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05% है। वनस्पति के प्रकार हमारे देश में निम्न प्रकार से देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं हम आपको क्लास 7 में भी ये पढ़ा चुके हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सेकंड में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। थर्ड में उष्णकटिबंधीय कटीले वन। फोर्थ में पर्वतीय वन और फिफ्थ में मैंग्रोव वन। तो सदाबहार वन यानी कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, पहले भी बता देते हैं, जहाँ पर लगभग 100 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैसे कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार मतलब वो हमेशा हरे कलर में ही रहेंगे, जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग, तमिलनाडु के तट। कहाँ कहाँ सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग, तमिलनाडु के तट तक ये वन आपको देखने को मिलेंगे। ये जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है वहाँ पर ये वन देखने को मिलते हैं। इन वनों की जो ऊंचाई है 60 मीटर या इससे अधिक होती है, क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहते हैं और यहाँ पर यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएँ उगती हैं। वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। क्या? वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः यह वन साल भर हरे भरे रहते हैं। याद रखिएगा, सदाबहार पर्णपाती वन क्या नहीं होते हैं, उनमें पतझड़ का मौसम नहीं लगता है। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें कौन कौन से वृक्ष होंगे, तो आबूनास, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिकोना जैसे वृक्ष जो हैं सदाबहार पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। यहाँ पर हाथी, बंदर, लेंगूर, हिरण और एक सींग वाले गैंडे, क्योंकि असम वाला इलाका हो गया, असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में अगर कथन पर विचार करने के लिए आए तो पहला तो आपको यही विचार करना है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और आपको ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी भाग, तमिलनाडु के तट पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष हैं, तो आबूनस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना जैसे वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। जानवर में एक सींग वाला गैंडा असम के और पश्चिमी बंगाल के दलदलीय क्षेत्र में और हाथी आपको देखने को मिल जाएंगे। सेकंड नंबर पर बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यहाँ पे देखेंगे आप सदाबहार वन है, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यहाँ पर पर्णपाती वन है। तो ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वेट कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें जल की उपलब्धता की, तो यहाँ पर आप लोग को पर्याप्त मात्रा में जल देखने को मिलेगा। इसके अलावा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और कहाँ कहाँ आप लोग को ये देखने को मिलेंगे वन, तो भारत के देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपात प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में ये वन पाए जाते हैं। सागौन इस वन के प्रमुख जो प्रजाति के वृक्ष हैं और यहाँ पर पतझड़ का मौसम लग जाता है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ये आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा ये नीम, सागौन, पीपल ये सब यहाँ पर होते रहते हैं। यानी 100 से 200 सेंटीमीटर में क्या होगा बच्चों, यहाँ याद रखेंगे चंदन, रबड़, कुसुम, अर्जुन, सहतूत, बांस, साल ये होंगे। लेकिन अगर 70 से 100 सेंटीमीटर में क्या होगा, सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें कटीले वन तथा झाड़ियाँ, तो जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर कटीले वन और झाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। अकासिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी जैसे वृक्ष
आप लोगों को कटीले वन में देखने को मिलेंगे। इनकी जड़ें लंबी और जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं और इनमें प्रायः छोटे छोटे कांटे होते हैं जो या पत्तियां होती हैं जो वाष्पीकरण कम करती हैं और कुछ भागों में झाड़ियां और कटीले पादप भी आप लोगों को कटीले वन में देखने को मिल जाएंगे। तो ये कहाँ कहाँ है? राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पर्वतीय वन तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, कहाँ? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, इसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कहाँ? 1000 से 2000 में कहाँ पाया जाता है? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय के दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाइयों वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान, जो घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। कौन? 3600 मीटर से अल्पाइन वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। यहाँ पर आपको हिमरेखा के निकट पहुँचते हैं छोटे छोटे वृक्ष आपको आकार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर और बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशु चारण के लिए किया जाता है। ये गुज्जर और बकरवाल, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ से संबंधित हैं, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा पशुचारण के लिए भी किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लिचन और घास टुंड्रा प्रदेश का ही एक भाग आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें मैंग्रोव वन, तो आपको ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे? पश्चिम बंगाल वाले और असम के कुछ हिस्से में देखने को मिलेंगे। यह वनस्पति मुख्यतः तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में और महत्वपूर्ण रूप से आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी नदियाँ हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनमें सुंदर सबसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा, एगार के वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर, इसके अतिरिक्त कुछ कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल, कई प्रकार के सांप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। याद रखेंगे मैंगो वन जहाँ पर ज्वार और भाटा आता है और साथ ही साथ क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। वन्य प्राणी तो देखिए आप लोगों को जानकारी होगी कि वनस्पति की भांति ही भारत में विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति देखने को मिलती है। जैसे लगभग भारत में 90,000 प्रजातियों के जीव जंतु मिलते हैं। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह विश्व की कुल 13% है और यहाँ पर 13% है और यहाँ पर मछलियों की लगभग 2546 प्रजातियां पाई जाती हैं जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा जो जानवर है पश्चिमी बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे और ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग, गैजल तथा विभिन्न प्रजाति वाले हिरण कुछ जानवर अन्य भागों में पाए जाते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यही है कि एक सींग वाला जो गैंडा हाथी है वो गैंडा कहाँ पाया जाता है, हाथी कहाँ पाए जाते हैं, ऊँट कहाँ पाया जाता है, इन शब्दों को आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था, ये याद रखिएगा। भारतीय जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। देखो विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, समझ गए ना, विश्व में हम ही हैं ऐसे जहाँ पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों की प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल हैं। कहाँ पर है प्राकृतिक वास? गुजरात का गिर जंगल। बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों में, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन, हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यही शिकारी जानवरों के मुख्य हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको तिब्बती बारहसिंगा, भारल नीली भेड़, जंगली भेड़, कियांग तिब्बती जंगली गधे यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? हिमालय वाले क्षेत्र में, लद्दाख में। नदियों और यहाँ पर कछुए, मगरमच्छ सब कुछ पाए जाते हैं। इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना है, क्योंकि देखो वो तो सभी जगह पाए जाएंगे ना। खैर, घड़ियाल मध्य प्रदेश में पाए जाते, याद रख सकते हैं। मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 13,000 प्रजातियां लुप्त प्राय संकट में पहुंच गई हैं और 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में हैं, कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र असंतुलन का मुख्य कारण बन गया है। खैर, हमारे देश में इनके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें से पहला कदम है देश में 18 जीव मंडल निश्चित किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरवन, सुनते जाइएगा कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो फिर नहीं कहिएगा बताए नहीं, तो देखिए कलर बदल रहा हूँ मैं। इनमें से 10 है सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेट, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पचमढ़ी, अचनकमार, अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की जाती है। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने के लिए योजना बनाई गई। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र के लिए संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रख लेनी है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन असिस्टेंट कमांडेंट में इसी बार पूछा गया था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखनी थी। तो देश के 18 जीव मंडल निश्चय जो आरक्षित क्षेत्र हैं, सुंदरबन, सिमलीपाल, कच्छ, मन्नार की खाड़ी, दिहांग दिबांग, ठंडा रेगिस्तान, नीलगिरी, डिब्रू साइक्स बोबा, शेष अचलम, नंदा देवी, अगस्तमलाई, पन्ना, नाकरे, कंचनजुंगा, ग्रेट निकोबार, पचमढ़ी, मानस, अचनकमार, अमरकंटक, ये भारत के 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का ये मैप है, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं वो कम मात्रा में आपको पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला साइड में और आपके आसाम वाले इलाके में देखने को मिलेंगे। लेकिन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत का लगभग कहा जाए तो 75% हिस्सा कब्जा करता है। इसके बाद पर्वतीय वन आप देखिएगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो जाएगा, उत्तराखंड वाला इलाका, और ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका देखने को, और ये सिक्किम वाला देखने को मिल जाएगा आपको। इसके अलावा मैंग्रोव वन आप देखेंगे, ये पूरा पश्चिम बंगाल वाले इलाके में देखने को मिलेगा, उड़ीसा थोड़ा सा, ये कृष्णा गोदावरी नदी वाला देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको उष्णकटिबंधीय कटीले वन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश वाला हो जाएगा, और ये आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हाँ ये यहाँ पे मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है, छोटा छोटा सा, तो आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आप लोगों को ये देख रहा होगा कि हमारे चैनल में कम से कम बहुत सारे हो गए हैं, अब तो खैर ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी कर सकते हैं इसको ज्वाइन अगर अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास लेने के लिए। आप लोग अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान रखिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।